चलो तो आज क्या होगा तुम्हारा साइंस का पहला बायोलॉजी पढ़ेंगे और पहला दिन है ना, मानो तो पहला दिन है सेल चैप्टर। यानी सेल चैप्टर पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जानना होगा बायोलॉजी होता है क्या। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान। बायोलॉजी किस किस से मिलकर बना, एक बायो बोलना नहीं सर, बायोज और लॉजी से। बायोज का अर्थ होता है जीवित, लॉजी का अर्थ अध्ययन। अगर पूछे जीव विज्ञान का परिभाषा क्या बोलोगे, जिसमें जीव के बारे में जीवित जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कैसे हम जानेंगे कोई भी जीव जीवित है, कैसे जानेंगे, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि के यहाँ वो क्या होता है, जीवित। तो अब बोलोगे पेड़ पौधा को, तब तो उसमें हमको कहाँ पता चलता है। और तुम ये भी होता है जिसमें जो गति करता हो, वृद्धि करता हो, वो भी क्या होता है, जीव होता है, सजीव होता है। तो क्या तब पेड़ पौधा सजीव नहीं है। पेड़ पौधा में भी ये सारी प्रक्रियाएं होते हैं, बस एक प्रक्रिया नहीं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकते हैं, बस ये। उसके बाद सब प्रक्रिया उसमें श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी, जैसे तुम जानते हो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन करता है, वो भी क्या है, उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। परिवहन क्या होता है, जैसे जल पहुँचता है, मतलब जाइलम द्वारा जड़ से पत्ती, पत्ती भी तो क्या परिवहन ही है ना। यानी ये सब प्रक्रिया जिसमें वो सब क्या कहलाएगा, यानी जीवित जीव कहलाएगा। तो अब जीव विज्ञान होने, जीव विज्ञान क्या होता है, जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया, अरस्तु। बस उन्होंने जीव विज्ञान नाम नहीं दिया था। यानी अगर फादर ऑफ जीव विज्ञान पूछेगा बायोलॉजी क्या बोलोगे, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या होगा, अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी बोलो या जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क एवं लेमार्क एंड ट्रीविरेनस 1802 में ना, 1802 में दिए। और देखो इसमें बताते हैं कि अब जो बाद में जब अध्ययन हुआ ना, जिस जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता था, वास्तव में क्या पता चला, ये जंतु के बारे में बताए थे, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है। किन्हें, अरस्तु को। और जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु को। अगर बोले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द बोले या जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया, दोनों में मिलकर 1802 में। और इसमें जीव विज्ञान के 2 शाखा होते हैं, एक जंतु, एक वनस्पति। जीव विज्ञान के 2 शाखा, एक होता है क्या, जंतु विज्ञान, एक तुम्हारा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस। कहीं दिखने को मिलेगा थियोफ्रास्टस, कहीं दिखने को मिलेगा थियोफ्रास्टस, लेकिन क्या दोनों एक ही है ना, बस नाम थोड़ा चेंज करके कहीं फ्रास्टस लिखा होता है, कहीं फ्रास्टस लिखा होता है। यानी जंतु बोले या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस। और अरस्तु कौन थे, सिकंदर नाम सुने हो ना, हैं, सिकंदर के गुरु थे, शिष्य ने, गुरु, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। यानी सिकंदर शिष्य ना, हाँ सिकंदर है शिष्य, यानी सिकंदर के गुरु थे कौन, अरस्तु। तो अब यहाँ तक हो गया ना। अब सेल चैप्टर पर आप सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल होता है क्या, ये बताते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या, कोशिका या सेल बोलते हैं। अच्छा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मतलब क्या है, संरचना मतलब है कि हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें और क्रियात्मक क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, अच्छा संरचनात्मक तो समझ में आ गया जी, कि मतलब सभी
उसका क्या होता है शरीर, चाहे पेड़ पादप हो या जंतु, सबका शरीर कोशिका से बना। कोशिका से बना। उसका जो संरचना है वो किससे है, कोशिका से, यानी वही तुम्हारा जो संरचना का निर्माण करना कोशिका है, इसलिए बोला था संरचनात्मक इकाई। तो क्रियात्मक क्या है, यानी किसी भी पेड़ पौधा लो या जीव जंतु लो, उसमें तुम्हारा जितना सभी जगह का जो कोशिका होता है एक ही कार्य नहीं करता है। जैसे आँख का कोशिका और हाथ के कोशिका में अंतर है या नहीं जी, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है और अंतर भी। अगर बोलोगे क्रियात्मक मतलब यह तुम्हारा अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे आँख की कोशिका का कार्य क्या है, देखने का कार्य। हाथ का कोशिका का कार्य क्या है, तुम कोई काम कर रहे हो, कोई वस्तु उठा रहे हो, चलो अगर मानो इससे हम कोई वस्तु उठा रहे हैं, क्या आँख से भी कोई वस्तु उठा लोगे, नहीं। यानी क्रियात्मक मतलब है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का मतलब है कि हमारे शरीर या किसी भी पेड़ पौधा या कोई भी जीव जंतु का जो शरीर होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक विभिन्न अंग जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है और उसका कार्य भी अलग अलग। यानी अलग अलग कोशिका से उसका संरचना होता है और उसका कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया पहले कि ना, या कुछ समझ में इसमें क्रियात्मक मतलब जैसे अभी समझ, जैसे हाथ है हमारा, जिस कोशिका से हाथ बना उसी कोशिका से आँख बना है, बस इतना बता दो। अलग अलग है ना जी, अलग अलग मतलब क्रिया के अनुसार कि कौन क्या कार्य कर रहा है उसके अनुसार उस कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हाथ की कोशिका अलग, तुम्हारा पैर की कोशिका अलग, बाल की कोशिका अलग, इन सबका अलग अलग है। कोई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब बोलते हैं इसमें कि यानी कोशिका सभी यानी जितने भी क्या हैं जीवित हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु या पेड़ पौधे सबके जो होते हैं शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। लेकिन एक सुने हो विषाणु जिसको बोलते हो वायरस, यह कोशिका से नहीं बने होते, मतलब इसमें कोशिका नहीं होते। और तुम ये जानते हो जिसमें कोशिका नहीं है वो तो जीवित होगा ही नहीं, तो फिर ये विषाणु में कोशिका आता है कहाँ से? अच्छा ये है जब उसमें हम मानते हैं वो शरीर में प्रवेश करता है, इसको मिटाएं इसमें कोई अच्छा जब जानते हो तुम विषाणु में कोशिका होते ही नहीं है तो फिर उसमें कोशिका आते हैं कहाँ से? ये जानते हैं कि उसमें ये सेलुलर होते हैं, यानी जब वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें कोशिका आ जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसमें कोशिका होते हैं लेकिन मृत होते हैं, लेकिन ये बात है कि कोशिका होते ही नहीं, फिर उसमें आया कहाँ से कोशिका? ये क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन किताब से में बताया भी नहीं गया है, बस इतना बताया है क्या कि विषाणु में कोशिका नहीं होते हैं, ये क्या होता है, ये सेलुलर होते हैं। कौन? विषाणु। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जंतु एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी। अब मतलब बोला था कैसे विषाणु जो सिंपल अपने अवस्था में है वो क्या होता है, हमेशा निर्जीव होता है। जब वह किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस जीव के अनुसार वो जीव अपना पोषण लेता है, खाना सब खाता है ना, तो वही पोषण उस वायरस को भी मिलने लगता है। बहुत समय तक जब वो पोषण उसको मिलने लगता है ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ये ना तो निर्जीव है ना तो सजीव है। अगर किसी जीव के शरीर के बाहर है तो निर्जीव, अगर जीव के शरीर में प्रवेश कर गया तो ये क्या हो जाता है, सजीव। ये भी हो सकता है अगर ये निर्जीव है तो फिर शरीर में प्रवेश किया कैसे, ये भी है क्वेश्चन। तो ये मतलब जिससे वायु सब है ना, श्वास लेते हो वायु सभी सब के माध्यम से क्या होता है हमारे शरीर में विषाणु प्रवेश करता है और उसको जब पोषण मिलने लगता है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है और यह विभाजन करके अपना संख्या बढ़ाने लगता है जिससे बीमारी। चलो तक हो गया ना। अब इसमें कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने, कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक। पहले विषाणु का खोज भी करना है, इसने क्या था, विषाणु का खोज इवानोवस्की 1892 ईस्वी में। किसमें क्या था, तंबाकू के पौधे के पत्ती में, तंबाकू पौधे के पत्ती में, तंबाकू के पत्ती में बोल सकते हो, पत्ते में। और तंबाकू के पत्ते में किसका खोज किया था, विषाणु का। और इसी के आधार पर उस वायरस का नाम क्या रखा, टोबैको
मोजेक वायरस, विषाणु या वायरस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TMV। और ये विषाणु क्या होता है, ये सेलुलर यानी वो कोशिकीय होते हैं जी वो, लेकिन जब ये शरीर में प्रवेश करता है और इसको जब पोषण मिलने लगता है क्या होता है, इसमें कोशिका आ जाता है और ये सजीव बन जाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या होता है, ए सेलुलर, यहाँ तक है। इसको विषाणु क्या कहते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच के करीब। तो ये पादप एवं पक्षी के होता है, हाँ पादप एवं जंतु के बीच की करीब। एक ये हुआ तुम्हारा नंबर है। अब दूसरा पादप जंतु एवं पादप एवं पादप हुआ जंतु के बीच की कड़ी। जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहता है, युगलीना। अच्छा युगलीना को क्यों कहा जाता है, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी, ये भी तो क्वेश्चन है ना। इसको जैसे बोले कि पहले निर्जीव होता है बन गया सजीव, तो इसका रीजन पता चल गया कि क्यों कहते हैं विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की। उसी तरह युगलीना का भी तो होना चाहिए, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को क्यों, मतलब इसको क्यों पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं। तो युगलीना में रहते हैं खुद से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये क्या करता है, खुद से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और भोजन का भी निर्माण ये खुद से कर सकता है। और इसमें जंतु का गुण क्या होता है, इसमें जंतु का गुण ये होता है कि अगर इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, अगर इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये क्या करता है, परपोषी बन जाता, परजीवी बन जाता है। मतलब ये क्या करता है, दूसरे पर आश्रित। परपोषी क्या करता है, दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं ना। अगर इसको जब तक प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएगा, अगर प्रकाश नहीं तो ये क्या करेगा, परपोषी बन जाए। परपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या था, मतलब प्रकाश जब तक इसको प्रकाश मिल रहा है खुद से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगर प्रकाश नहीं मिल रहा तो ये क्या बनता है, परपोषी, मतलब ये दूसरे जीव पर आश्रित हो जाते हैं। तो इसमें तुम लोग प्रकाश संश्लेषण कब नहीं कर पाए, इन्हें बोल सकते हो अंधेरे में क्या बन जाता है, परपोषी बन जाते हैं। रात में बोल सकते हैं अंधेरे में क्या बन जाता है, ये परपोषी परपोषी बन जाते हैं। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति, युगलीना में। अब देखो इसमें दोनों का गुण है ना, पेड़ पौधे का भी और जीव जंतु का भी कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं जी। कट्टी मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। अगर ये पादप है तो कोशिका भित्ति पाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पाया जाने। कुछ गुण मिल रहा है पादप का, कुछ गुण जंतु का। इसलिए इसको बोला गया क्या, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी। क्या हुआ, युगलीना। इसको मिटाते हैं। अब इसमें तीसरा एक और लिखा है ना जी, पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी। आर्कियोप्टेरिक्स। तीसरा क्या है, पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी। अच्छा तुम बोल रहा था समसूत्री है और सूत्री विभाजन कहाँ है, तुम ही बताओ तो। तुम्हारे पहला चैप्टर में है कहीं, मेरा दिमाग खराब करके रखा था, है जब कहीं दिखबो नहीं किया। तुम ही तो बोल रहा था समसूत्री विभाजन सब पक्षी एवं जंतु सरीसृप। सरीसृप। अब देखो तुम, क्या सरीसृप में पंख पाए जाते हैं, नहीं ना। पहले आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। अब पहले आर्कियोप्टेरिक्स होता क्या है, वही ना, पहले समझ लो। पक्षी एवं सरीसृप। सरीसृप क्या होता है, जो रेंगता है, जैसे तुम्हारा सांप सब हो गया। और तुम ये पक्षी में क्या पूंछ पाए जाते हैं, नहीं। तो लेकिन इसमें और तुम ये सरीसृप में पंख पाए जाते हैं, नहीं। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में क्या था, पक्षी जैसा पंख पाया जाता था और उड़ने का क्षमता था, और इसमें सरीसृप जैसे पूंछ पाया जाता था।
जिसमें कांटे सब होता था। तो क्या होता है, सरीसृप में ही होते हैं ना। जैसे तुम ये ले लो मगरमच्छ, उसमें है या पूंछ में कांटा जैसा होता है या नहीं? हाँ। उसी तरह इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी। ये क्या है, एक जीवाश्म है जो बहुत पहले में, तभी इसका इस सब का पता कैसे चला, जीवाश्म से। जीवाश्म क्या होता है जानते हो? जो धरती के नीचे बहुत क्या हो, हजारों लाखों वर्ष बाद। हाँ, मतलब बहुत पुराना हो, धरती के नीचे मिला वो जीवाश्म होता है ना। अगर किसी का कंकाल है, जैसे अगर कोई मर जाता है तो तुम मुस्लिम में होता है ना, वो क्या करता है उसको दफना देते हैं। दफना देता है। अगर बहुत साल बाद उसको क्या करें, देखा जाता है उसका हड्डी तो मिलेगा नहीं, हाँ। यानी वही हड्डी तुम्हारा क्या होता है, जीवाश्म होता है। समझ में आया ना? चलो यहाँ तक हो गया। अब कोशिका का खोज। कोशिका का खोज सबसे पहले, चलो कोशिका का खोज कैसे हुआ, किसने किया, किस प्रकार किया, भोजन। चलो कोशिका का खोज सबसे पहले इसमें योगदान किसका रहा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या कोशिका का खोज किया। अब वो कोशिका का खोज कहाँ किया था, किसमें? कॉर्क ओक नामक, कॉर्क ओक नामक क्या थे, पौधे, और उसके छाल को, यानी पादप के छाल को क्या बोला जाता है, बार। यानी कॉर्क ओक नामक पौधे थे और उसके छाल यानी उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी को कॉर्क ओक नामक पौधे के छाल में देखा तो उनको क्या दिखा, मधुमक्खी कैसे दिखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना। ऐसे नहीं है ना था मधुमक्खी का छत्ता जैसे भी होता है, लेकिन छत्ते इससे जो घर जैसे ऐसा बना रहता है ना, हाँ जो भी रहता है छोड़ो रहता है। और उनको क्या दिखा, ये संरचना है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना, और इसका नाम क्या रखा, सेल यानी कोशिका। अब जानते हैं कोशिका ही क्यों रखा, पहले यानी कार्क ओ पादप के छाल यानी बार्क में अपना बनाए सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा, इसमें जब देखा तो क्या दिखा, उनको ऐसा संरचना दिखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और जो वो घर जो एक यह है रूम जैसा बना हुआ, इसका नाम रखा क्या इन्होंने, सेल। अब सेल ही क्यों रखा, और उस टाइम जिस टाइम इन्होंने क्या किया था, ये खोज कर रहा था, उस टाइम में जो कैदी सबको रखा जाता था कहाँ, एक छोटे से रूम में, जिसको क्या बोला जाता था, सेल बोला जाता था, कोश या सेल बोला जाता था, जिसको क्या बोला जाता था, सेल या कोश। उसी के आधार पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल या कोशिका नाम रख दिया। जब इसी का अध्ययन सही से हुआ, पता चला इन्होंने जिसका नाम कोशिका रखा है, आखिर में वो क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। इसलिए अगर तुमको पूछा जाए कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। अगर कोशिका भित्ति भी बोले तो भी किनका नाम आएगा, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले इन्होंने कोशिका के बारे में बताया, इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक या पिता। तक आ गया ना समझ में, इसमें कुछ छोटा नहीं लगभग। अब आता है क्या, जीवित कोशिका, यानी तुमको पूछा जाए रॉबर्ट ने मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट। मृत कोशिका का खोज कब हुआ, 1665 में। सिंपल पूछे कोशिका का खोज, फिर भी इनका ही नाम आएगा, किसका, रॉबर्ट हुक का। मृत पूछे या कोशिका पूछे, यानी मृत कोशिका पूछे या सिंपल कोशिका पूछे, क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक। उसके बाद अगर पूछे जीवित कोशिका का खोज, एंटोनी ल्यूवेन, जीवित कोशिका जी। और ये कोशिका कैसा था, मृत था ना, हाँ। तो इन्होंने कोशिका खोज का क्या था, मृत कोशिका था, मृत कोशिका। अच्छा, और ये होता है कि तुम ये भी, चलो अभी ये छोड़ो, पहले ये जानते हो कि कोशिका जो होता है क्या, सजीवों की सिर्फ सजीवों की, क्या निर्जीव के संरचनात्मक क्रियात्मक, निर्जीव में क्या कोशिका नहीं पाए जाते हैं, यानी सभी निर्जीव में कोशिका नहीं पाए जाते हैं। कोशिका उसी में पाए जाते हैं जो पहले कभी सजीव थे।
अब तुम अगर ये मानो कि ये कभी क्या ये पहले सजीव थे, ये कभी भी ना। सजीव होगा नहीं, यानी इसमें कोशिका नहीं पाया पाया जाएगा। कोशिका उसी में पाया जाएगा जो पहले, अगर ये मानो ये तुम्हारा सजीव, यानी इसमें कोशिका है या नहीं है, नहीं। नहीं होगा। अगर ये पेड़ पौधे का भाग होगा तो इसमें हो सकता है कोशिका हो, लेकिन ये तुम्हारा जो है स्टील वाला जो भी हो, तीनों वाला है या जो भी है, इसमें क्या कोशिका होगा नहीं। मैंने कोशिका के चाहे मृत या जीवित किसमें होगा, जो पहले सजीव था उसी में न होगा कोशिका। अगर फिर यहाँ मानो ये बत्ती, हाँ, इसमें उसमें- कोशिका है या नहीं है, यस है लेकिन मृत है। क्यों? क्योंकि पहले ये सजीव सजीव था, था। लेकिन अब है निर्जीव, तो कोशिका होगा। यानी कोशिका उसी में पाया जाएगा जो पहले कभी सजीव था, हाँ। जो कभी सजीव था ही नहीं उसमें कोशिका नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है ठीक से? जी अब आता है जीवित कोशिका। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना, इसमें चुपचाप बैठे ना कुछ समझिएंगे। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉफ। पूरा नाम क्या है? एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ। ल्यूवेन, कहीं पर होएगा लिखा रहता है, कहीं पर हॉक लिखा रहता है। एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ कब? 1674 में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ कब? 1674 ईस्वी में एस्पाइरो गायरा में। किसमें क्या था? एस्पाइरो गायरा में। एस्पाइरो गायरा में। जो एक प्रकार का क्या है? शैवाल। शैवाल। एस्पाइरो गायरा क्या है? शैवाल। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोबायन कहलाता है शैवाल का अंश। इसका अध्ययन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक का ना। इन्हें सबसे पहले कोशिका के बारे में इन्होंने ही बताया था, जी इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ। एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ 1674 में। किसमें? एस्पाइरो गायरा में। एस्पाइरो गायरा क्या है? एक प्रकार का शैवाल। शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ये 1674 में। उसके बाद 1676 में इन्होंने जीवाणु का खोज किया था, जीवाणु और प्रोटोजोआ का। 1676 में किसका खोज किया था? जीवाणु और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए जीवाणु विज्ञान का जनक क्या बोलोगे? ल्यूवेनहॉफ। ल्यूवेनहॉफ। कब किया था जीवाणु का खोज? 1676 ईस्वी में। उसके बाद स्पर्म सेल का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ ने। स्पर्म सेल मतलब शुक्राणु का खोज जी 1677 में। जी स्पर्म सेल का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ। कब? 1677 ईस्वी में। और आता है कि आरबीसी का भी इन्होंने खोज किया था, लेकिन इनसे पहले कोई और भी वैज्ञानिक आरबीसी के बारे में बताया था। वो वैज्ञानिक था स्वामर ने। वो जब हम अगर भूले ना, हम खुद बोलेंगे, बोलो, अभी नहीं बोलना है। आरबीसी यानी स्पर्म सेल का खोज एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ। जीवाणु का भी खोज, इसलिए इन्हें क्या बोला था? जीवाणु विज्ञान का जनक। और खुद के रक्त में आरबीसी का खोज भी किया था। किसने? इन्होंने ही। यानी अगर बोले जाए आरबीसी, मानव में आरबीसी का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉफ ने। यानी खुद के रक्त में भी किसने? ल्यूवेनहॉफ ने। कब? 1676 में। 1676। अच्छा, ये सब जो कोशिका, जीवाणु, स्पर्म सेल, आरबीसी, ये सब सूक्ष्म कण है ना, सूक्ष्म कोशिका। इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। किनको? ल्यूवेनहॉफ को। किसका? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसे बोला जाता है? ल्यूवेनहॉफ को। अब जानते, ये तो खुद के रक्त में आरबीसी का खोज किया था। इससे पहले आरबीसी के बारे में किसने बताया था? वो भी जानना है जी इसको। मिटाएं? 1658 में इनसे पहले स्वामर डैम नामक वैज्ञानिक। कब? 1658 में स्वामर
स्वामरडेम नामक वैज्ञानिक ने मेढक के रक्त में आरबीसी को देखा। कब? 1658 में स्वामरडेम नामक वैज्ञानिक मेढक के रक्त में मेढक के रक्त में क्या देखा? आरबीसी। यानी पहले किसने देखा? स्वामरडेम। तो अगर तुमको सिंपल पूछा जाए आरबीसी का खोज किसने किया तो फिर स्वामरडेम का नाम आएगा? नहीं आएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का है। क्योंकि अगर ये किया जरूर, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो है आरबीसी ही। बस इन्होंने मेढक के रक्त में देखा किसका रंग लाल है, कुछ तो कारण है, बस ये कुछ कारण पर ही रुक गया। लेकिन इसको विस्तार पूर्वक किसने? ल्यूवेनहॉक ने 1676 में थे। जो इसका जो रक्त का रंग क्या है? लाल है ना, इसमें आरबीसी के कारण होते हैं।